ओके, गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज मेरे साथ जो अध्यापक हैं उनका नाम विनय जोशी है और वो शिवालिक साइंस फाउंडेशन के ओनर हैं। ये फाउंडेशन गरीब बच्चों को साइंस प्रैक्टिकल के बारे में अवेयर करती है। आइए जानते हैं इन्होंने ये क्यों फाउंडेशन स्टार्ट की और इनकी जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट टू शिवालिक फाउंडेशन में कैसे स्टार्ट हुई। ओके, वेलकम सर। थैंक यू मैम। हाँ जी। अगर जर्नी की बात करें मैम तो जर्नी जो है स्कूल टाइम से ही शुरू होती है और स्कूल में जो भी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिली, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट होती है वो खुद की प्रॉब्लम से होती है कि हमने क्या देखा और वहाँ से क्या चीज़ सीखी और क्या शुरू किया। तो जब हम स्कूल लाइफ में थे तो उस टाइम पर दो प्रॉब्लम हमें मेनली फेस करने को मिली। कई सारे हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया करते थे। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, इंस्पायर अवार्ड्स है, विज्ञान सेमिनार्स हैं, संगोष्ठी है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जब इसमें पार्टिसिपेट करते थे तो मेन प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती थी, हमें इन प्रोग्रामों की इंफॉर्मेशन का अभाव था। हमें ये पता है एनसीएससी एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन एक रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है, कैसे सर्वेस किए जाते हैं, इस चीज़ का हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उसके अलावा इंस्पायर अवार्ड की बात करूँ तो उसमें हर कोई जानता है कि एक मॉडल दिया जाता है, लेकिन वो मॉडल कैसा हो जिसके आगे सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहें। वो क्या 4 से 5 बिंदु रहते हैं जिनको ध्यान में रखकर कोई भी एक मॉडल सेटअप किया जाता है। तो इस तरीके की ज्ञान का अभाव होने के कारण हमें लगा कि अब जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो अगले बच्चे आ रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस ना हो। तो पहला रीज़न तो ये था कि हमारा ये संस्था बनाने का। और दूसरा, जब हम स्कूल लाइफ में थे तो थ्योरी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के साथ थोड़ी दूरी बनी हुई थी। तो इन एक्सपेरिमेंट के साथ दूरी को कम करने के लिए हमने क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देखी, फिर पन्ने पलटे और जितने भी उनके उसमें एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं जिससे बच्चे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, हमने उसके लिए एक्सपेरिमेंट डेवलप किए, एक्टिविटीज़ डेवलप की और अब हम स्कूल के बीच में जाते हैं और बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि बच्चों के जो है डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ और एक साइंस के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ये रीज़न थे मैम। अच्छा सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हमारा मैम अभी फ़िलहाल मास्टर्स चल रहा है और बीएससी मेरी फिजिक्स के साथ थी, अभी एमएससी भी मैं फिजिक्स के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा सर, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप परस्यू? कुमार यूनिवर्सिटी से मैम। अच्छा, आप उत्तराखंड से है ना? हाँ मैम, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कहाँ से सर, प्रॉपर बताएंगे आप? उत्तराखंड में मैम एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उधम सिंह नगर और वहाँ ब्लॉक है खटीमा, तो मैं मेन ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और खटीमा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो सर आपके साथ कितने मेंबर हैं इस शिवालिक फाउंडेशन में? मैं इसकी स्टार्टिंग से जर्नी बताऊँ तो जब हमने शुरू किया था तब ये 3 लोगों से शुरू हुई थी, जिसमें से मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूँ और 2 और है मेरे साथ, जिनका नाम एक सुमित पांडे है और एक सरजीत सिंह है। तो हम 3 लोगों से संस्था शुरू हुई थी और फिर जब हम कोई काम अच्छा करते हैं, कोई एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, तो हर कोई हमसे आता है और जुड़ता है। तो आज ये संस्था मोर देन 90 मेंबर्स की हो चुकी है, जिसमें मैं आपको बताऊँ कई सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, कई सारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उसके अलावा स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। इसरो के भी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इतने कम समय में हम इसरो के एक साइंटिस्ट से कनेक्ट कर पाए हैं। यहाँ के यूकॉस चलता है, यूकॉस के साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स के एजुकेशन ऑफिसर हमारे साथ हैं। तो अब इन सब लोगों को मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 90 प्लस मेंबर हो चुके हैं और ये 90 प्लस मेंबर अभी संस्था को चला रहे हैं। अच्छा, तो जिनकी आपने मेंबर्स की बात की, ये सब आपकी हेल्प करते हैं जब आप ये ऑर्गेनाइज करते हैं कहीं पे? जब हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें मैम तो मेनली जो स्टूडेंट सेक्शन है तो वर्कशॉप में वो प्रेजेंट रहता है और गाइडेंस की बात करें तो प्रॉपर इनकी गाइडेंस मिलती रहती है। अब आगे कैसे हमें चेंजेस करने चाहिए, क्या नए स्टेप्स उठाने चाहिए, तो इसमें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि अपना एक प्रोफेशन है उनका। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी एक वर्कशॉप है खटीमा रीजन में, तो हमने अपने ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया कि खटीमा ग्रुप में जो खटीमा का एरिया है यहाँ इस स्कूल में वर्कशॉप होनी है। तो उस टाइम पर जितने टीचर्स खाली रहेंगे, जितने प्रोफेसर्स खाली रहेंगे या जितने वॉलंटियर्स खाली रहेंगे, तो वो एक साथ मिलते हैं और उस वर्कशॉप को परफॉर्म करते हैं। एज अ वॉलंटियरी वर्क है तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन होइए नहीं होइए, लेकिन हम मैसेज जरूर कर सकते हैं और रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्कशॉप में कनेक्ट हो पाते हैं। अच्छा सर, अभी तक टोटल कितने बच्चों को आप ये एग्जीबिशन जो है दिखा चुके? पहले मैं आपको वर्कशॉप का प्रोसीजर बता देता हूँ मैम। हमारा क्या रहता है, सबसे पहले हमारी टीम जाती है और वो बच्चों के सामने अपने एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करती है। उसके बाद हम बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों से, ताकि क्योंकि बच्चा तब सीखेगा जब वो खुद करके देखेगा, तो हम बच्चों से वो चीज़ करके दिखाते हैं और सबके आगे खड़े होकर पूरे स्कूल के सामने उनकी प्रेजेंटेशन करवाते हैं ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो।
तो लास्ट एकेडमिक ईयर में 2023-24 में हमने मोर देन 40 स्कूल्स कवर किए थे और उसके साथ ही साथ हम लगभग 25,000 प्लस बच्चे हमने कवर किए थे। और इस एकेडमिक सेशन की बात करूं तो हम 20 प्लस स्कूल्स में अभी तक पहुंच चुके हैं और उसके अलावा अभी हमने लगभग 15 से 20,000 बच्चों तक कवर कर लिया है और हमारा टारगेट है कि हम इस एकेडमिक ईयर के एंडिंग तक हम 50,000 प्लस बच्चे कवर करेंगे। अच्छा, तो ये फाउंडेशन आपने कब स्टार्ट की सर? लास्ट ईयर? ये फाउंडेशन मैम 2021 से चल रही है, 15 नवंबर 2020। अच्छा, आपने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद ही इसको स्टार्ट किया? हाँ मैम, उसके बाद ही शुरू हुआ है। अच्छा, तो सर आप फीडबैक कैसे लेते हैं बच्चों से? जैसे आपने तो डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए उनको एक्सपेरिमेंट, बट आपको कैसे पता चलता है कि कितने बच्चों ने सीखा है और कितने बच्चे उसको आगे जो है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हम आगे फ्यूचर में, जैसे 10th क्लास का बच्चा है, उसने एक्सपेरिमेंट देखे तो उसको लगता है कि नहीं अब मुझे साइंस सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, तो वो कैसे फीडबैक लेते हो उनका? ये पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैम कि हमें आगे साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। अगर आप अभी तक का रिकॉर्ड देखेंगे ना तो हमें साइंस स्टूडेंट में लगातार डाउनफॉल नजर आया है। बच्चा 12th साइंस से करता है लेकिन उसके बाद वो बीए कर रहा है या कॉमर्स के लिए बाकी सब्जेक्ट चूज कर रहा है, लेकिन साइंस के लिए थोड़ा डाउनफॉल है। तो इसी चीज को देखने के लिए हमने क्या किया, स्कूल में वर्कशॉप करवानी शुरू की। और फीडबैक की मैं आपको बात करूं, सबसे पहले हमारा प्रोसीजर रहता है कि हम स्कूल्स में जाते हैं, एक रजिस्टर हमारे साथ में रहता है जिसमें सारे बच्चों के और सारे टीचर्स के फीडबैक हम तुरंत नोट कर लेते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को एक टास्क देके जाते हैं कि जो भी हमने एक्टिविटी आपको सिखाई है, जो भी एक्सपेरिमेंट आपके सामने हुए हैं, इसे आप वीडियोस के थ्रू हमें सेंड कीजिए। और आज हमारे पास हजारों वीडियोस ऐसे मोबाइल में सेव, फोन पर सेव हैं, जिसमें बच्चे घर में करके देख रहे हैं और उसकी वीडियोस हमें सेंड कर रहे हैं। तो सर इंसिडेंट में आपको बताऊं, रानीखेत में एक किताब पॉथिंग नाम का प्रोग्राम हुआ था। वहाँ एक बच्ची थी, वो 2 से ढाई घंटा हमारे सामने खड़े होकर हमारा पूरा सेशन देखती है। उसके बाद वो घर जाती है और जो एक वॉशिंग मशीन का पाइप होता है, वो पाइप निकालकर बर्नौली का वो कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है प्रेशर डिफरेंस के लिए। उसके घर वाले, उसकी मदर उसको डांटती है कि किसी को लग जाएगा रास्ते में, आप इस चीज को किनारे करिए। तो अंदर जाती है, दूसरा एक ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट रहता है प्रेशर का, वो उठा के ले आती है, वो करती है। और उसी डे के एंड में उसकी आमा, उसकी दादी उसको लेकर आती है और उसकी दादी एक रिटर्न लेटर ला रखी है, जो लेटर उस लड़की ने लिखा है अपने घर वालों के लिए। मैं रोज पढ़ाई करूंगी, मैं रोज आप जो बनाएंगे मैं वो खाना खाऊंगी, मैं किसी चीज में नखरे नहीं करूंगी। आप जो हमारी एक किट रहती है एक्सपेरिमेंट की, एक बुकलेट है, वो आप बुक हमारे लिए दिलवा दीजिए। तो जब ये चीजें देखते हैं तो लगता है कि काफी सारा अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी में। और उसके अलावा एक विद्यालय है बनबसा में, खटीमा के नियर बाई, एक अगला चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बनबसा जगह पड़ती है। तो वहाँ जब हम अपनी पहली वर्कशॉप लेकर जाते हैं तो एक बच्चा है, वो 10th पोजीशन पर रहता है क्योंकि हम बच्चों से पार्टिसिपेट करवाते हैं। उसके बाद जब हम अपनी दूसरी वर्कशॉप लेकर जाते हैं तो बच्चे के अंदर इतना चेंज आता है, वो खुद से हमारे सामने आया और खुद से हमसे बोलता है कि विनय भैया मैं पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि पहली वर्कशॉप में हमें बच्चों को बुलवाना बहुत मुश्किल रहता है। तो बच्चा सामने आता है और 10th पोजीशन से 3rd पोजीशन गेट करता है। तो जब ये चीजें वीडियोस के थ्रू हमें मिलता है या रिटर्न में हमें मिलता है, स्कूल के थ्रू फीडबैक हमें टाइम टू टाइम हम लेते रहते हैं, तो लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज तो आ रहा है सोसाइटी में और हमारी वर्कशॉप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रही है। अच्छा सर, अभी तक आप उत्तराखंड से आपने इसकी शुरुआत की है, तो कौन कौन सी स्टेट को आपने कवर किया? उत्तराखंड में मैम हम अप्रॉक्स सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं और उसके अलावा हम यूपी वगैरह से हमें काफ़ी इनविटेशन आते हैं। यूपी में भी हमारे काफ़ी वॉलंटियर्स सब बन चुके हैं। उसके अलावा दिल्ली वगैरह से इनविटेशन आते हैं, तो जहाँ इनविटेशन आया हम वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मेनली फोकस जो है यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चल रहा है। अच्छा, तो सर जैसे आपको किसी ने कोई फंडिंग वगैरह या हेल्प की है? जैसे आपने बताया आपके साथ टीचर्स, प्रिंसिपल, एक्स साइंटिस्ट जुड़े हैं, तो कोई फंडिंग वगैरह मिलती है आपको? अब फंडिंग का मैम आपको बताऊं, फंडिंग की प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ रहती है, वैसी सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। जब लास्ट ईयर हमने कंटिन्यू किया था तो फंड जो थे हमारा पूरा सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी। हमने किसी से कोई फंड नहीं लिया, कहीं से कोई फंड जनरेट नहीं हुआ, किसी को अप्रोच भी नहीं किया गए, और जो 40+ वर्कशॉप हुई सब हमारा सेल्फ फंडेड था। उसके अलावा अब जब इतने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब काम देख रहे हैं कि हाँ कोई एक संस्था है जो पढ़ाई के बारे में, जो एजुकेशन के बारे में बात कर रही है, क्योंकि एजुकेशन के बारे में बात करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। तो सब अपना बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं या पता नहीं क्या एक मानसिकता लोगों के अंदर पैदा हो चुकी है। रियल एजुकेशन की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो जब लोग देख रहे हैं कि हाँ कोई एक संस्था ऐसी पढ़ रही है जो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के ऊपर बात करने की कोशिश कर रही है, तो लोग आते हैं, खुद से डोनेट कर रहे हैं। अब टीचर्स हमारे साथ हैं, प्रोफेसर्स हमारे साथ हैं, जितना जैसा लोगों से होते जाता है वो अपने लेवल पे डोनेट करते हैं। उसके अलावा अब हम कई सारे ब्लॉक के जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान एक योजना चलती है, यहाँ उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा फंड जनरेट होगा।
फिलहाल जो है एज ए डोनेशन हम जितना रिसीव कर पाए उतना रिसीव कर लेते हैं और ग्रुप के मेंबर उससे डोनेट करने के लिए आगे आते हैं। अच्छा सर, इसकी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको? मोटिवेशन की बात मैं आपको करूँ तो मैम, जो इतने 2-3 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, एक स्कूल है बनबसा में, ये एरिया में आता है, वहाँ जब हम गए एक माँ आई थी अपने बच्ची को लेकर, वो 6th क्लास में एडमिशन करवाना था उसको, और मैं आपको सच बताऊं उस बच्ची के पास खुद के कपड़े नहीं थे, उसने किसी लड़के के दिए हुए कपड़े पहने थे। उसकी माँ के कपड़े शायद हम देखें तो एक वाली फीलिंग नहीं आती, छी कितने गंदे कपड़े पहने वाला, तो वैसे कपड़े वो पहन के लाई है, साइड से फटे हुए हैं। उसके बाद भी वो माँ अपनी बेटी को पढ़ाना चाह रही है, और वहाँ के प्रिंसिपल हैं अतुल सर, तो उनके हाथ में अपनी मुट्ठी में 300 रुपये रख के लाई थी, और वो 300 रुपये प्रिंसिपल सर को देती है और बड़ी मासूमियत से कहती है कि मेरे को नहीं पता है बच्ची के लिए किताबें कहाँ से लेते हैं, कॉपियाँ कहाँ से लेते हैं, मुझे नहीं पता है कौन सी किताबें लेनी है, आप मेरी बच्ची के लिए कॉपी किताबें ले दीजिएगा। तो हम ऐसे बच्चों को पकड़ रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और अगर उनके लिए हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब हम कर सकते हैं तो हमें लगता है करना चाहिए। उसके अलावा कई सारे ऐसे एरियाज हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले एरियाज हैं, जहाँ बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्कूल की तरफ कम जा रहे हैं। तो हमने ऐसे बच्चों को पकड़ के कनेक्ट करने की कोशिश की है, एक शिक्षा की तरफ उनका रुझान करने की कोशिश की है कि आप नशे से दूर करिए और इनको शिक्षा में लाइए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है जो बच्चे का भविष्य एक सुधार सकती है। तो ये जब आंखों के सामने चीजें होती हुई देखते हैं तो लगता है अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बस यही हमारा मोटिवेशन है और इसी के लिए लगे हुए हैं। अच्छा सर, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट की बात की ना, तो प्राइवेट स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और लैब्स भी होती हैं वेल डेवलप्ड। तो फिर जो आप सिखा रहे हैं और जो स्कूल में सिखा रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है? मैम, लैब्स हैं, और जो आप बात कर रही हैं बहुत एक्सपेरिमेंटल तरीके से स्कूल में चल रहा है। मैं आपको सच बात बताऊं, अगर ग्राउंड लेवल पर देखेंगे ना, अगर ये चीजें वाकई में चल रही होती तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी जैसे संस्था की जरूरत पड़ती। ये चीजें 10% स्कूल बहुत अच्छी तरीके से ये चीज कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से लैब के इक्विपमेंट वहाँ रखे पड़े हैं। एक और मैं इंसिडेंट आपको बताऊं, एक स्कूल में हम गए और एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए जब हम बच्चों को आगे खड़ा करते हैं ना, तो सबके सामने बच्चा जब आगे खड़ा होता है तो हेजिटेट होता है, उसके पैर कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है। एक स्कूल में बच्चा बेहोश हो रहा है हमारे सामने, और बहुत बड़ा नाम है स्कूल का। तो अगर बच्चों को अभी तक इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है कि वो आगे खड़े होकर अपने एक्सपेरिमेंट, अपनी बात जो वो बोलना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे पाए, तो हम ये क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि मतलब बच्चा एक्सपेरिमेंट करता होगा या नहीं करता होगा। कागजों में सही चल रहा है, सब सही बढ़िया हो रहा है, लेकिन क्या वो ग्राउंड रियलिटी में हो रहा है, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे को ये नहीं पता है कि टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब कहते हैं, उसे ये नहीं पता है कि ड्रॉपर से टेस्ट ट्यूब की मदद में सैंपल डाला कैसे जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी कि जो जितना हम सोच रहे हैं कि हाँ स्कूलों में चल रहा है, लैब डेवलप हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड आ रहा है, लेकिन उतना ग्राउंड लेवल पर नहीं है। कुछ स्कूल हैं जो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और फिर वही बात कहूँगा, अगर ये चीज़ वाकई में अगर सही तरीके से चल रही होती तो हमारी जैसी शायद इंस्टीट्यूशन को बनने की जरूरत नहीं होती, हम भी अपना कुछ और कर रहे होते। अच्छा सर, आपने फिजिक्स में की है ना ऑनर्स ग्रेजुएशन, तो अब आप एमएससी भी कर रहे हैं, तो आपके भी तो अपने पर्सनल ड्रीम्स होंगे ना कि मैं क्यों लोगों के पीछे ये काम करूं, मैं भी अच्छी जगह जॉब करता हूं, अपनी फैमिली को फीड करेंगे। हर एक इंसान के अब अपने सपने हैं, तो उसको कैसे आप एक कभी ना कभी तो आप सोचते होंगे ना कभी कि यार कि मेरा तो कुछ नहीं बन रहा। मैं आपको बताऊं मैम, जब मैं 10th पास आउट हुआ था तब से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब से मैं 10th पास आउट हुआ तो 10th तक के बच्चों को तब से मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया, कोचिंग देना शुरू कर दिया, और लगातार आज मेरे को 8 से 10 साल हो चुके हैं, मैं लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो पहले था कि हाँ एयरफोर्स में जाना है, एनडीए का निकालना है, वहाँ जाना है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रोफेशंस में घुसते गए तो लगा कि हाँ पढ़ाना अच्छा लगता है। तो अब जो भी करना है एजुकेशन के सेक्टर में करना है, और ये उसका एक मेरे को रास्ता मिला, ये संस्था बनाई और एक बात क्लियर हो गया कि हाँ अब एजुकेशन में तो करना है, और क्या करना है, किस दिशा में करना है, ये रास्ता मुझे संस्था ने दिखाया। तो अब ये है कि जो है इसी के पीछे लगे रहते हैं, और एजुकेशन एक बेटर जो हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर्ड भारत की अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो शायद यहीं से शुरू होती है। अच्छा, मान लेते हैं आपकी आने वाले सालों में गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है जी, तो आप इस संस्था को फंड करेंगे कुछ? बिल्कुल करेंगे मैम। ये संस्था सिर्फ यहाँ रुकने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो काम आज हम कर रहे हैं, मैं उत्तराखंड लेवल पर, जम्मू कश्मीर या दिल्ली या फिर यूपी लेवल पर बात नहीं करूं, अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पर भी बात करूं तो ये काम फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। ये काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, और फिर लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अगर ये संस्था सिर्फ इतने में रुक जाती कि बच्चों तक जाना है और एक स्कूल को कवर करना है, एक दिन जाना है,
तब तो ये सपना बहुत छोटा होता, हाँ, लेकिन सपने बड़े हैं। हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है जहाँ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जहाँ वो ये समझ सके कि वो किताबों में जो पढ़ रहा है उसका सोशल लाइफ में यूज क्या है। वो ये समझ सके जो मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ मेरे को अपने आसपास कहाँ देखने को मिल रहा है। हम बच्चों को बताते हैं हम कुछ भी चीज कर रहे हैं तो उसके पीछे का एक रीजन है। आप मुझे देख पा रहे हैं उसका रीजन है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उसका रीजन है, आप और हम आप जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उसका एक रीजन है। सुबह सूरज उग रहा है, लाल दिख रहा है, फिर नीला आसमान नीला हो जाता है, हर किसी भी चीज के पीछे का एक रीजन है। लेकिन क्या हमने उसको सोचने की कोशिश करी? हम एक दिन की वर्कशॉप में हाँ बस यही टेम्परामेंट बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है उसके पीछे का एक रीजन है और उसके बारे में आपको सोचना है। हम भी ये मानते हैं कि हम बच्चों को एक दिन में कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन एक दिन में हम बच्चों के अंदर सीखने का स्पार्क जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो स्पार्क क्रिएट करने का काम हम भी कर रहे हैं। अच्छा, और फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है आपके? फ्यूचर तो मैम कभी एंड नहीं होता है और सपने बहुत बड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है, उसके अलावा ऑब्जर्वेटरी। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी बच्चे को इस लेवल पर कोई काम करना है तो उसे प्रॉपर ऑब्जर्वेटरी नहीं मिल रही है। उसे देहरादून जाना है, यूकॉस जाना है या दिल्ली जाना है, मतलब या लखनऊ जाना है, कहीं बड़े शहरों में जाकर वो किसी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम को कर सकता है। मैं 2018 का जूनियर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया रह चुका हूँ। तो जब मैं इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा था तो मुझे पता था कि रिसर्च करने में मेरे को यहाँ किस किस चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे को एक अगर वाटर टेस्टिंग भी करनी है तो मेरे को वाटर टेस्टिंग की लैबोरेटरी नहीं मिल रही है। तो हम इस एरिया में एक ऑब्जर्वेटरी डेवलप करने की सोच रहे हैं, एक कम्युनिटी लाइब्रेरी डेवलप करने की सोच रहे हैं शिवालिक नाम से, जहाँ बच्चा आए एक वीकर सेक्शन से आए, जहाँ जो नहीं स्कूल जा पा रहा है, जो प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लाइब्रेरीज की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़े। और मैं आपको बताऊँ शिवालिक की फिलहाल 4 कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। एक रुद्रपुर एरिया में, एक खटीमा में, एक और खटीमा में है, एक बनसा में है, और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। वहाँ वो बच्चे आके पढ़ रहे हैं जहाँ जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक एजुकेशन सिस्टम हम ऐसा प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा विद्यालय नहीं जा पा रहा है वो हमारे पास आए, हम उसे बेटर एजुकेशन देंगे। तो अभी हमने 4 कोचिंग सेंटर से शुरुआत की है, जहाँ लगभग 30-40 40 बच्चे हर कोचिंग सेंटर में, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आप स्कूल टू स्कूल जाते हैं ना, तो कुछ टीचर्स आपको क्रिटिसाइज भी करते होंगे, यार ये क्या ऐसा सिखाएगा जो हमें नहीं पता। ऐसा तो मैम बहुत कम देखने को मिला कि कोई टीचर क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन होता है हाँ, हमारे सामने ना कर रहे हो वो अलग बात है, हमें ना सुनने में आए हो, पीठ पीछे कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अब पीठ पीछे जो चल रहा है उससे हमें क्या करना है। हमें वो है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो बच्चों के लिए काम आ रहा है। अगर उस टीचर की बात सुनकर हम अपने आप को अफेक्ट कर लें कि जो हम कर रहे हैं मेरा सवाल ये कि कभी डीमोटिवेट हुए हो आप, जैसे कहीं पे गए? अच्छा ही रिस्पांस मिला? हाँ, अच्छा ही रिस्पांस मिला है, और हम जहाँ एक स्कूल में जाते हैं तो बार बार हमारा वेलकम करने को कहते हैं कि आप दोबारा आइए, बार बार उनके कॉल आते हैं, सर एक वर्कशॉप और दीजिए। और मोटिवेशन की बात मैं करूँ ना मैम, मोटिवेशन जो है हमारी वर्कशॉप के कारण जो बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ रही है। हमारे पास जो फोटोज रखी है, कभी ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो फोटो निकाल लेते हैं और फोटो को एक बार जूम करके देखते हैं, उनके चेहरे पे जो स्माइल देखने को मिलती है, उसके बाद लगता है कि हाँ ठीक है, अब दोबारा से एनर्जी फ्यूल हो चुकी है और करना है। एक कोचिंग सेंटर से बिगराबाग की मैं बात करूँ, वहाँ हमारा कोचिंग सेंटर चलता है। एक बच्ची है, वो आज तक मैथमेटिक्स में पास नहीं हुई थी, आज तक। तो उसने क्या कि अभी उसके हाफ ईयरली हुए सितंबर में, और वो मैथमेटिक्स में पहली बार पास होती है। पिछले 2-3 महीने पहले उसने हमें ज्वाइन किया था। उसके बाद वो बच्ची मिठाई लेकर आई है। अब उसकी खुशी समझिएगा, जो बच्ची कभी मैथमेटिक्स से उसको डर लगता था, वो पास नहीं हो पाई, और इस पहली बार वो पास हो रही है अच्छे मार्क्स के, और उसके बाद हमारे पास मिठाई लेकर आ रही है। वो मिठाई हमारी मोटिवेशन है। तो हमें लगता है कि हाँ, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, और हाँ, तो यही चीजें देख के लगता है मैम, अगर यहाँ रुक गए तो फिर आगे इनके लिए कौन करेगा। चलो सर, हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगी कि आपके जो ग्रुप है आप मुझे भी उसमें ऐड करना कि हम भी दिखा सकें, और कभी जम्मू आओ आप, या हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी कभी आपको बुलाएंगे, तो जरूर आप टच में रहना। करेंगे कि आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप तक पहुंचे, और आपके थ्रू अगर हम बच्चों से कनेक्ट करते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि एक लाइव पर हम जुड़े थे मैम के साथ, और उनके थ्रू हमें और अच्छी ऑडियंस मिली और अच्छे बच्चों तक पहुंच सके। हम तो चाहते हैं बच्चों तक पहुंचना, तो प्लीज आप लाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहुंच पाए। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।